देखिए सीआरपीसी में आपका ये जो सीआरपीसी में पढ़ाना है वो आपका बेल या जमानत का चैप्टर हमें पढ़ाना है। पहले जमानत के चैप्टर की आपका भूमिका देखिए, बात न करिए भैया। पहले इसकी भूमिका देखी जाए तब आपका इस चैप्टर को शुरू किया जाए। बेल या जमानत, जहाँ तक जमानत या इंग्लिश में बेल की बात है, पहला क्वेश्चन यही उठा कि जमानत शब्द को आपका सीआरपीसी की धारा में परिभाषित किया गया है। तो जमानत शब्द को सीआरपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो जब किसी चीज़ की परिभाषा नहीं दी गई रहती तो आप एक अपनी परिभाषा बनाते हैं कि जमानत का मतलब क्या होगा। तो जमानत का मतलब ये हुआ कि किसी अभिरक्षाधीन कैदी की, यानी कि जो व्यक्ति अभिरक्षाधीन है या बंदी बनाया गया है या गिरफ्तार किया गया है, तो किसी अभिरक्षाधीन कैदी की इस शर्त पर रिहाई, यानी कि इस कंडीशन पर रिहा कर देना कि न्यायालय द्वारा जब जब बुलाया जाएगा वह उस समय पर, स्थान पर और तिथि पर एपियर होगा, यानी कि हाजिर होगा। यानी कि इसका मतलब कि किसी कैदी को आपका छोड़ दिया जाता है, लेकिन शर्त लगाकर छोड़ा जाता है कि न्यायालय जब जब बुलाएगा तब तक वह कैदी कोर्ट में उस तारीख को, उस समय पर और उस तिथि को हाजिर होगा। इसी को सामान्यतः हम बेल या जमानत कहते हैं। जमानत, जहाँ तक जमानत की बात है, जमानत के उद्देश्यों के लिए सीआरपीसी अपराधों को दो वर्गों में बांटती है। एक बेलेबल ऑफेंस, यानी कि एक आपका जमानती अपराध और दूसरा अजमानती, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस। यानी कि जमानत के उद्देश्य हेतु सीआरपीसी के तहत अपराधों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक बेलेबल ऑफेंस, यानी कि जमानती अपराध, और दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि गैर जमानती या अजमानती। पहले दोनों शब्दों की परिभाषा देखी जाती है। जमानती और अजमानती शब्द को सीआरपीसी की धारा 2A में परिभाषित किया गया है। यानी कि सीआरपीसी की जो पहली परिभाषा रहेगी बेलेबल और नॉन बेलेबल की परिभाषा है। तो जमानती अपराध कौन होगा? तो ऐसे अपराध जिसे प्रथम अनुसूची के तहत या अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत जमानती बनाया गया है या दिखाया गया है, और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है, जो बेरेक की भाषा है। यानी कि अभी भी आपका परिभाषा से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो जमानती अपराध कौन होंगे? तो बेयर एक्ट ये कहता है कि जिन्हें सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के तहत, प्रथम अनुसूची के तहत जमानती बनाया गया है या अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत जमानती दिखाया गया है, वह जमानती अपराध होगा। अगर हम सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची पर गौर करें तो सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची में कुछ आईपीसी की धाराओं के आगे जमानती शब्द लिखा है और कुछ के आगे अजमानती। यानी कि प्रथम अनुसूची में आईपीसी के जिन धाराओं के आगे बेलेबल शब्द लिखा है वह जमानती अपराध, और जिन धाराओं के आगे नॉन बेलेबल लिखा है वह अजमानती अपराध। अभी भी आपका सटीक अंतर नहीं मालूम चला तो बस एक लाइन का आपका जो क्रोड पकड़ना है वह क्रोड ये है कि अगर बेलेबल ऑफेंस है,
कोई अपराध जमानती है या अजमानती है, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो प्रथम अनुसूची में दिए गए लिस्ट से। तो जिन अपराधों को फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बनाया गया है वह बेलेबल ऑफेंस, और जिनको नॉन बेलेबल बनाया गया है वह नॉन बेलेबल ऑफेंस। अभी भी बिल्कुल बात क्लियर नहीं हुई। तो आखिर दोनों में मुख्य अंतर क्या है, वहीं आपका अटैक करना है। जमानती अपराध एक ऐसा अपराध होता है, यानी कि बेलेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस है जिसमें जमानत पाना अभियुक्त का राइट होता है। यानी कि आपका जमानती अगर अपराध है तो अभियुक्त अधिकार के रूप में जमानत की मांग कर सकता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है। चाहे तो न्यायालय जमानत दे और चाहे तो जमानत देने से इनकार कर दे। फिर एक बार इस वाक्य को पकड़िए जो क्रोध है। जमानती अपराध में अभियुक्त साधिकार जमानत की मांग कर सकता है, जबकि अजमानती में जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है। चाहे तो न्यायालय बेल दे या जेल भेज दे, यानी कि किसका विवेकाधिकार है? आपका न्यायालय का। इस बिंदु पर जो केस पूछा जाता है एक ही महत्वपूर्ण केस है जो बार बार पूछा जाता है, मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य का। पिछली बार आपका यूपी जे में आया भी था और पूरा चांस है आने का। मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने, नाम याद रखे, जज का नाम पूछा गया था। फिर एक बार हम बता रहे हैं, मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद है और इसमें जो जज हैं, जज का नाम भी पूछा गया था, जस्टिस कृष्णा अय्यर। इसमें आपका इन्होंने क्या वाक्य बताया और क्या इन्होंने इस मामले में कथन किया, वही कथन आपका महत्वपूर्ण है। और कथनों को देखिए। किसी भी व्यक्ति के मन में यह संदेह नहीं होना चाहिए कि जमानती अपराध अगर वह किया है तो जमानत उसे मिल जाएगी और अजमानती अपराध किया है तो नहीं मिलेगी। ये यानी कि जस्टिस कृष्णा अय्यर आपका, फिर एक बार इस वाक्य को देखिए। देखिए, जस्टिस कृष्णा अय्यर का कोटेशन 3-4 एंगल से पूछा जाता है। एक तो केस पूछा गया था कि मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस किससे रिलेटेड है। ये देखिए, मोती पहला जो 2-3 एंगल से यह केस पूछा गया है। फिर एक बार देखिए, मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य का केस किससे संबंधित है? तो जमानत से। दूसरा, किस इसमें जज कौन था? तो जस्टिस कृष्णा अय्यर। तीसरा, किस केस में कहा गया कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, यानी कि जमानत एक नियम है जबकि जेल अपवाद। तो आपका अगर ये वाक्य आ जाए, पूछा गया था जे में भी, तो आप कौन सा केस मारेंगे? मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। फिर एक बार इसको देखिए लास्ट में। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने मन में यह संदेह नहीं रखना चाहिए कि जमानती अपराध में उसे जमानत मिल जाएगी जबकि अजमानती में नहीं मिलेगी, बल्कि नियम यह है कि जमानती में अपराध में जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार होता है, जबकि अजमानती अपराध में अगर कोई गंभीर या विकट
या अपवादिक दशा न हो तो न्यायालय को चाहिए कि अजमानती अपराधों में भी अभियुक्त को जमानत दे दे। अगर कोई गंभीर मामला है या कोई सीरियस मामला है तभी अजमानती अपराधों में जमानत देने से न्यायालय को इनकार करना चाहिए। ये आपका किसने कहा? जस्टिस किरसा अय्यर। यानी कि अभियुक्तों के हित में बात की गई, विपरीत में नहीं, ये भी याद रखिए। अब आगे बढ़ा जाए। जमानत के लिए ये तो अपराधों को दो वर्गों में बांटा गया। जहां तक जमानत से संबंधित प्रावधान है, जमानत से जो संबंधित प्रावधान सीआरपीसी में दिए गए हैं वह आपका 436 से लेकर 450 तक दिया गया है। यानी कि जमानत के बारे में जो प्रावधान आपका सीआरपीसी में वर्णित है वह 436 से 450 तक है और चैप्टर नंबर है 33। इसमें देखिए कौन कौन सी धाराएं पूछी जाती हैं। कम से कम 6-7 धाराएं याद रखिएगा। एक 436 याद रखना है, 436 ए याद रखना है, 437 भी याद रखना है, 437 ए याद रखना है, 438, 439, कम से कम ये धाराएं तो याद ही रखना है। इसके बाद आपका जो जमानत का निरस्तीकरण होता है, यानी कि गारंटर भाग गए या गारंटर आए ही नहीं, तो जो जमानत का निरस्तीकरण होता है वह भी आपको देखना है। और जमानत का जो निरस्तीकरण है वह भी ध्यान में रखना है, 1-2 धाराएं। और जमानत लफ्जी ली जाती है तो प्रतिभू मांगे जाते हैं, गारंटर मांगे जाते हैं। और गारंटरों से आपका गारंटरों का क्या दायित्व होगा? तो संविदा अधिनियम में भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था कि प्रत्याभूत की संविदा। तो बताइए प्रतिभू का दायित्व प्राथमिक होता है कि द्वितीयक? द्वितीयक। यानी कि जब अभियुक्त भाग जाए तब किसका दायित्व उत्पन्न होगा? आपका प्रतिभू का। तो यही आपका धाराएं पढ़नी है। पहले बंटवारा कर लिया जाए सेक्शन का। जमानती अपराध के लिए केवल एक सेक्शन बना है और वह 436। अजमानती अपराध के लिए और जो सेक्शन है 437, 438 और 439, ये पहले सेक्शन तोड़ लेना चाहिए। अब 436 आपका देखिए, एक तो 436 में हेडिंग में ही क्वेश्चन बन जाता है और आपका पहले 436 की भूमिका देख ली जाए और प्रयास ये किया जाए कि भूमिका से ही क्वेश्चन बन जाए। 90% चांस रहता है, वो 10% के लिए ही हम बेरेक्ट बताएंगे, लेकिन 90% चांस है कि जो शुरुआती दौर में भूमिका आपको बताई जाएगी उसी से क्वेश्चन बन जाए। देखिए भाई, बिहार और यूपी और हर एक जगह का मॉडल, पहला मॉडल बनता है कि जमानती अपराध में जमानत किस सेक्शन के तहत ली जाती है, तो 436 यानी कि 436। फिर दूसरा जो बिहार का मॉडल है, अजमानती अपराध से भिन्न अपराधों में जमानत। तो तुरंत यही आपका दिमाग दौड़ाना है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन को सतर्क होकर करना है। अजमानती अपराध से भिन्न अपराध में जमानत, यानी कि अजमानती से भिन्न मतलब अजमानती के अलावा। तो अजमानती के अलावा बचा ही क्या? एक जमानती। तो अजमानती अपराध से भिन्न अपराधों में जमानत किस सेक्शन के तहत ली जाती है, ये क्वेश्चन बना है, तो 436। अगला ये तीसरा मॉडल साधिकार जमानत की धारा के तहत 436। फिर आपका अभियुक्त की धारा के तहत अभियुक्त का अधिकार है जमानत पाना,
तो 436। 436 में दूसरा पॉइंट बनता है कि 436 के तहत जमानती अपराध में कौन जमानत दे सकता है, तो थाने का भार साधक अधिकारी, न्यायालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब रहेगा दोनों। ये भी क्वेश्चन बनता है, कहीं अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए अलग से कि बेलेबल ऑफेंस में, जमानती अपराध में कौन प्राधिकारी जमानत दे सकता है, तो कौन दे सकता है, आपका न्यायालय। मजिस्ट्रेट ना मार दीजिएगा। फिर मैं बता रहा हूँ 436 में क्या शब्द लिखा है, न्यायालय। न्यायालय। दूसरा आपका थाने का, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी देगा। तीसरा दोनों देगा। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या मारना है, दोनों। अगला क्वेश्चन, अभी हमने बताया कि जब न्यायालय आपका जमानत अभियुक्त को देता है तो प्रतिभू मांग सकता है, गारंटर मांग सकता है, अर्थात जमानतदार मांग सकता है। और अब देखिए यही आपका थोड़ा बहुत समझना है। भाई जमानती अपराध है, अभियुक्त का हक है जमानत पाना। अभियुक्त ने जमानत की मांग की, न्यायालय ने कहा कि प्रतिभू लाओ, गारंटर लाओ, अर्थात जमानतदार लाओ। अभियुक्त गरीब था, निर्धन था या किसी अन्य कारण से जमानतदार नहीं ला पाया तो जेल भेज दिया गया और जेल में सड़ने लगा। तो केस आया आपका, रुदल शाह का केस आया। रुदल शाह बनाम बिहार राज्य का। और रुदल शाह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि छोटे छोटे लोग अपराध किए हैं और बिना जमानतदार के जेल में सड़ रहे हैं। सजा 2 साल हो सकती है और 4 साल से जमानत नहीं मिली, जबकि अपराध कौन किए हैं, जमानती। यानी कि जमानती अपराध अभियुक्त किया, अधिकार था जमानत पाना, ये भी समस्या है। और जमानतदार न मिलने के कारण क्या हुआ, जेल में सड़ रहा है। तब आपका 436 में भारत की संसद ने 2005 में संशोधन किया जो 2006 से लागू है। और ये लिखा गया है कि अगर कोई अभियुक्त है अपराध का, जमानती अपराध किया है और जमानती अपराध किया है और अगर 7 दिन तक, 1 सप्ताह तक प्रतिभू या जमानतदार या गारंटर देने में असमर्थ है तो बिना गारंटर के ही, बिना जमानतदार के ही उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कितने दिन तक देने में असमर्थ रहता है, वह याद रखिएगा, 1 सप्ताह। लेकिन ये किस अपराध में हम बता रहे हैं, बेलेबुल, नॉन बेलेबुल के लिए नहीं, याद रखिए। जमानती अपराध में जमानत सदैव, अगला पॉइंट, गिरफ्तारी के बाद ही दी जाती है। यानी कि गिरफ्तारी के पहले जमानती अपराध में जमानत की मांग की जा सकती है कि नहीं, ये टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है, नहीं की जा सकती। फिर एक बार, जमानती अपराध में गिरफ्तारी के पहले जमानत की मांग नहीं की जा सकती। यानी कि हर हाल में व्यक्ति अरेस्ट होगा तभी उसे क्या मिलेगी, जमानत। लेकिन किस अपराध में, जमानती, यानी कि बेलेबुल। जमानती अपराध एक साधारण अपराध माना जाता है। जमानती अपराध एक साधारण अपराध है। अगला पॉइंट अटैक करना है, धारा 50 से करना है, सीआरपीसी के कोरिलेट करके। अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जमानती अपराध में गिरफ्तार करता है तो वह उस व्यक्ति को यह बताएगा कि वह जमानतदार या प्रतिभुओं की
व्यवस्था करे और जमानत पाने का वह क्या होगा, हकदार, क्योंकि उसे जमानत थाने से भी मिल सकती है और जैसे ही कोर्ट में पेश किया जाएगा अगर उसके पास आपका जमानतदार है तो जमानत मिल जाएगी, कोई रोक टोक नहीं सकता। अभी आपका मैटर आया, देखिए भाई, जो ये दृश्य रतिकता थी यानी कि 354, देखिए तो आईपीसी है 354 सी, अभी मामला एक आया था। देखिए अब लोग कहे कि जमानत मिल गई थाने से ही, कैसे मिल गई, अरे भाई कानून कहता है तब मिल गई। अभी आपका राजापुर का ही मामला आया और एक हॉस्टल वाला था और वह लड़कियों को रूम देता था और बाथरूम में और आपका उसमें आपका हिडन कैमरा लगाया था। फिर पकड़ा गया, वो हल्ला मचा, वह पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने पर ले गई और थाने से ही जमानत मिल गई। तो आप सोचेंगे कि क्यों जमानत मिल गई, क्योंकि 436 के तहत उसे मिली, वह जमानतदार दे दिया और ये अपराध बेलेबुल था यानी कि जमानती, तो जमानत पाना उसका क्या था, अधिकार। वैसे इस अपराध को नॉन बेलेबुल संसद को बनाना चाहिए, हम आप तो बना नहीं सकते। ये कौन सा अपराध जमानती होगा, कौन जमानती, ये कानून में बदलाव कौन कर सकती है, संसद। तो जमानती अपराध था, जमानत पा लिया थाने से, भले हो हल्ला मचा हो, अधिकार था, दो जमानतदार दे दिया, बांड भरवाए सब थाने में और क्या किए, उन्हें जमानत दे दिए। तो आइए 436 शुरू, हाँ 436 में एक जो बचा है आपका वह देखा जाए। 436 का क्लाज 2 देखना है, जमानती अपराधों में जमानत का निरस्तीकरण। ये हो सकता है टेक्निकल बन जाए अंदर से कि जमानती अपराधों में जमानत का निरस्तीकरण, कैंसिलेशन का प्रावधान किस सेक्शन में, माने धारा 436 के किस धारा में है, तो 436 के नहीं खंड वाइज, तो 436 के किस खंड में है, 2। अभी हम बताएंगे 436 का खंड 2 भी, लेकिन कम से कम इतना याद रखिए कि जमानती अपराधों में जमानत कैंसिल की जा सकती है आपका किस खंड के तहत, 436 के 2 के तहत। अभी हम बताएंगे, डायरेक्ट उदाहरण भी बताएंगे। इसके बाद एक जो कॉन्सेप्ट आपको बनाना है कि अगर जमानत देते समय न्यायालय ने कंडीशन लगाई है, शर्तें लगाई हैं और कोई अभियुक्त उन शर्तों का उल्लंघन करता है तो क्या परिणाम होगा। तो पहला परिणाम होगा कि जमानत कैंसिल की जाएगी और भेजा जाएगा जेल, चाहे जमानती अपराध हो या गैर जमानती। दूसरा परिणाम होगा कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अब दंड का भागी होगा और आईपीसी की वह सेक्शन पकड़ना है 195 ए, एक बार देखिए, नहीं 229 है भाई, वो गलत हो गया, फिर सुधारा जाए। जमानत की शर्तों का उल्लंघन करना दंडनीय होगा 229 ए आईपीसी में, यानी कि 229 ए। तो इसको 229 ए से भी कवर करना है। देखिए कहाँ कहाँ से जोड़ना है। एक धारा सीआरपीसी के 50 से जोड़ना था 436 को, फिर रुदल शाह के केस हमने बताया, वहाँ से थोड़ा गवर्न होगा। फिर आपका शर्तों का उल्लंघन करना अब एक नया अपराध है, 229 ए आईपीसी से कोरिलेट करना है। और 2A से तो हमने शुरुआती दौर में बताया कि आपका बेलेबुल ऑफेंस माने क्या होता है। अब देखिए बैरेट की भाषा देखा जाए, 436 निकाल लीजिए और आप प्रयास करिए बैरेट के समझने का। भाई देखिए आपका
किन मामलों में जमानत ली जाएगी, कभी काल हेडिंग ही पूछ लिया जाता है कि 21 धारा में कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी। तो ये 21 धारा का हेडिंग है 436। अब बेरक की भाषा देखिए, पहला खंड देखिए। जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, तो तुरंत ये बिहार में पूछा गया कि अजमानती अपराध से भिन्न किसी अभियुक्त के लिए जमानत का प्रावधान किस धारा में है, तो 436। ये बिहार ये हेडिंग बनाया था। अगला देखिए। जब अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है। हाजिर होता है का मतलब आत्मसमर्पण कर देता है, और लाया जाता है मतलब पुलिस द्वारा पकड़कर क्या किया गया, लाया गया। दोनों शब्द अलग अलग है भाई, थोड़ा सतर्क रहना है। देखिए, आपका अगर कोई व्यक्ति है जिसे पुलिस ने वारंट के बिना गिरफ्तार किया है, तो जब वह पुलिस की कस्टडी में है, वह जमानत देने के लिए तैयार हैं, प्रतिभूति देने के लिए तैयार हैं, तो 436 के तहत SHO यानी कि थानेदार साहब उसे जमानत दे सकते हैं। या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है। हाजिर होता है का मतलब सरेंडर कर देता है। सरेंडर कर देता है मतलब स्वेच्छा से आ जाता है, अपनी इच्छा से न्यायालय में क्या हो जाता है, हाजिर। तो कई लोग पूछते हैं कि सरेंडर का प्रावधान कहाँ किया गया, उसको अलग से कहीं लिख लीजिए। तो जहाँ भी ये लिखा गया हो कि हाजिर हो जाता है, जहाँ भी शब्द लिखा गया हो कि हाजिर हो जाता है, इसका मतलब है कि वह स्वेच्छा से कोर्ट में क्या होता है, आ जाता है, पेश हो जाता है। इसी को आत्मसमर्पण। तो सरेंडर का प्रावधान आपका सेक्शन 44 के क्लाज 2 में है। भाई थाने में सरेंडर नहीं, आपका कोर्ट में। अगर ये पूछे कि कोर्ट में सरेंडर किस सेक्शन के तहत किया जाता है, प्रावधान है, तो धारा 44 के क्लाज 2 को मारेंगे। यानी कि अब आइए, कोई व्यक्ति न्यायालय में चला गया, न्यायालय में ये कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी देता हूँ, तो मुख से बोलना ही पर्याप्त है गिरफ्तारी के लिए, छूना आवश्यक नहीं है। केवल मुख से बोल देना ही क्या माना जाएगा, पर्याप्त। धारा 46 आप एक बार गौर करिएगा। गिरफ्तारी की प्रक्रिया वचन द्वारा, कर्म द्वारा इत्यादि द्वारा की जा सकती है। यानी कि अगर वचन दे दे कि मैं अपने को गिरफ्तार करवाता हूँ, तो इतना ही क्या है, पर्याप्त। ये नहीं कि मजिस्ट्रेट साहब हाथ उसका पकड़े, रस्सी लगाएं, आकर कटघरे में खड़ा हो गया, इतना ही क्या है, गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त। तो दोनों शब्द भी याद रखिए। हाजिर होता मतलब स्वेच्छा से आ गया, और लाया जाता है मतलब क्या हुआ, या पकड़ कर लाया जाता। अगला शब्द देखिए। और जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है, यानी कि पुलिस अभिरक्षा में है, उस बीच किसी समय, यानी कि जब वह पुलिस कस्टडी में है, किसी समय जमानत ली जा सकती है। या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में, यानी कि जब वह कोर्ट में पेश हुआ, तो सतर्क रहिएगा। मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कि न्यायाधीश की, दोनों। तो क्या मार्क कराएंगे, न्यायालय लिखा है कि मजिस्ट्रेट, और न्यायाधीश लिखा है न्यायालय, तो न्यायालय में केवल मजिस्ट्रेट शामिल हैं कि न्यायाधीश की, दोनों। दोनों। तो 436 के प्रावधान किस न्यायालय में लागू होंगे, मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में कि न्यायाधीशों के न्यायालयों में, कि दोनों में। आ सकता है क्वेश्चन, तो किस में मारेंगे। कई लोग दिमाग लगाते हैं उल्टा, भाई मजिस्ट्रेट नहीं लिखा है,
लिखा शब्द कोट है, कोट मतलब सभी। अगला देखिए वाक्य, जमानत देने के लिए तैयार हैं तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, छोड़ा जा सकेगा नहीं लिखा है, छोड़ दिया जाएगा मतलब कि जमानत पर छोड़ देना न्यायालय या पुलिस का विवेकाधिकार है कि बाध्यकारी, बाध्यकारी है, क्योंकि ये बेलेबुल ऑफेंस है और अभियुक्त का जमानत पाना कानूनन क्या है, अधिकार है। इस अधिकार की सूचना पुलिस द्वारा दी जाएगी। सेक्शन याद रखिएगा 50। पुलिस बताएगी कि तुम प्रतिभू की क्या करो, जमानतदार की व्यवस्था, तुम्हें क्या मिल जाएगी, जमानत या तो थाने से भी, या पुलिस थाने से न देकर कोर्ट में पेश करती है तो खड़े खड़े तुरंत कोर्ट में जमानत मिल ही जाएगी। आइए परंतु देखिए, परंतु यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय उसके इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभुओं रहित बंद पत्र निष्पादित करने पर उसे उन्मोचित कर सकेगा, और यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन है और जमानत देने में असमर्थ है तो उसे उन्मोचित करेगा। यानी कि जमानत न लेकर आपका ये कि तुम गारंटर न लाओ, प्रतिभू जमानतदार न लाओ, मैं तुम्हें डिस्चार्ज कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, और अगर ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है क्या है, निर्धन गरीब है, तो बिना जमानतदार के उसे छोड़ा जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा। तो कब कहा जाएगा कि कोई अभियुक्त गरीब है तो कितने दिनों तक वह जमानतदार या प्रतिभू या गारंटर की व्यवस्था नहीं कर पाता तो उसे निर्धन माना जाएगा। तो बताइए कितने दिनों तक नहीं कर पाता, 1 सप्ताह। तो स्पष्टीकरण देखिए आगे, वही 1 सप्ताह की बात आएगी। जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है, यानी कि गारंटर वारंटर या प्रतिभू या जमानतदार नहीं लाता, वहां अधिकारी मतलब पुलिस अधिकारी या न्यायालय के लिए यह उपधारणा करने का मतलब अनुमान लगाने का, कल्पना करने का पर्याप्त बेस होगा, आधार होगा कि वह इस परंतु के प्रयोजन के लिए एक निर्धन व्यक्ति है। तो निर्धन किसे माना जाएगा, जो 1 सप्ताह तक जमानत लेने में क्या है, न जमानत देने में यानी कि गारंटर इत्यादि देने में क्या है, असमर्थ। अब अगला देखिए खंड 2। पहले खंड 2 की भूमिका बांधिए, हो सकता है कि बहुत टेक्निकल क्वेश्चन जाए तो अंदर पूछे कि क्या जमानती अपराधों में जमानत निरस्त की जा सकती है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा की जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन, किस खंड के तहत जमानत निरस्त की जा सकती है, तो 436 के क्लाज 2 के तहत। तीसरा क्वेश्चन, अगर जमानती अपराध में, ये टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है जो अब बताया जा रहा है, यदि जमानती अपराध में जमानत निरस्त कर दी जाती है तो क्या पुनः भले वह अपराध जमानतीय था, अभियुक्त साधिकार जमानत पाने का हकदार होगा कि नहीं, अब नहीं होगा। फिर एक बार समझिए, अगर जमानती अपराध में एक बार जमानत दी गई और अभियुक्त जमानत की शर्तों का वायलेशन किया, उल्लंघन किया और उसकी जमानत कैंसिल की गई और जेल भेज दिया गया, तो अब भले वह जमानती अपराध किया था, अब साधिकार यानी कि अधिकार के रूप में वह जमानत की मांग कर सकता है कि नहीं, नहीं कर सकता। फिर 101 बार हम बता रहे हैं, यदि बेलेबुल ऑफेंस था, अभियुक्त ने जमानती अपराध किया था, जमानत उसे दे दी गई,
फिर वह जमानत की शर्तों का क्या किया, उल्लंघन किया और तत्पश्चात उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, तो क्या अब वह अधिकार के रूप में जमानत पाने का हकदार होगा कि नहीं? नहीं होगा। अब साधिकार जमानत नहीं, किसके विवेक पर है अब जमानत देना। और अगर जमानत की शर्तों का वायलेशन किया है तो पहला परिणाम जमानत कैंसिल करवाई जाएगी, और दूसरा वह एक नया अपराध कर बैठा। वह सेक्शन याद रखना है 229A आईपीसी, जमानत की शर्तों का उल्लंघन करना। आईपीसी में अब नया अपराध है, कौन सी धारा? 229A। अब बेरक की भाषा देखिए। उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति हाजिरी के समय और स्थान के बारे में जमानत पत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, यानी कि पालन नहीं करता, वहां न्यायालय उसे, जब वह उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या अभिरक्षा में लाया जाता है। ऑन करिए एनसीबी हो, देखिए क्या पोजीशन है। एनसीबी ऑन करिए। हाँ चलने दीजिए, वोल्टेज कमी है लेकिन चलने दीजिए, अब क्या किया जाए इन्वर्टर भी। वही समस्या है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर शॉर्ट मार दिया तो पूरा। पंखा बंद करिए तो। नहीं, इन्वर्टर चल रहा है, उसका सिस्टम का अलग किया गया है, वो तो चलेगा ही चाहे भले लाइट रहे ना रहे, वो इन्वर्टर। पंखा देखिए ही लिखा होगा, वो बंद करिए, आप कर दीजिए वहाँ से, नहीं तो जल जाएगा पूरा, यहाँ से रहने दीजिए। वहाँ से एनसीबी गिराइए, हो पता ना कहाँ तार। देखिए थोड़ी देर और भाई, बैठिए आराम, बैठिए पढ़िए, क्या करना है, थोड़ा गर्मी बर्दाश्त करिए भाई, थोड़ा गर्मी भी बर्दाश्त करिए, क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं है। अभी जल उल जाएगा पूरा तो पूरा सिस्टम में बैठ जाएगा, पता लगा 50,000 लग गया एक क्लास के चक्कर में। हाँ चलने दीजिए, कौन दिक्कत है फिर। नहीं फिर आवाज करेगा, बंद होगा, चलने दिए अब, जब तक क्लास चले भाई, क्या क्या, जब पेड़ ही गिर गया है तार पर और तार वहीं सट रहा होगा, बारिश का मौसम है, अपना फ्लैक्चुएट कर रहा होगा। चलने दीजिए 5 मिनट, फिर बंद हो जाएगा बस आवाज करने दीजिए इन्वर्टर को। देखिए भाई आपका ये, फिर एक बार देखिए टेक्निकल क्वेश्चन जो यहाँ बनता है। देखिए, थाने का भार साधक अधिकारी जमानती अपराधों में जमानत तो दे सकता है लेकिन जमानत निरस्त नहीं कर सकता। ये हो सकता है पूछ ले, थोड़ा एक लाइन अलग से लिख लीजिए। थाने का भार साधक अधिकारी जमानत दे सकता है लेकिन निरस्त नहीं कर सकता। भाई देने का पावर है, निरस्त करने का नहीं। निरस्त केवल कौन कर सकता है? न्यायालय। उसको कहीं लिख लीजिए अलग से, हो सकता है ये। फिर एक बार देखिए, थाने का भार साधक अधिकारी 436 के तहत जमानत देने का अधिकार रखता है जमानती मामलों में, लेकिन वह जमानत को निरस्त करने का हक नहीं रखता। तो कौन जमानत निरस्त कर सकता है? केवल न्यायालय। बेरेक फिर एक बार देखिए, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति हाजिरी के समय और स्थान के बारे में जमानत पत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, यानी कि कुल मिलाकर जमानत में जो शर्त लगी थी कि जब जब न्यायालय बुलाएगा, जिस समय बुलाएगा, जिस स्थान पर बुलाएगा, आप क्या करिएगा? हाजिर।
और अभियुक्त इन शर्तों का क्या किया है, उल्लंघन। तो एक और परिणाम होगा 229A के तहत ऐसा व्यक्ति एक नया क्या कर बैठा है, अब अपराध। ये भी याद रखना है। अगला देखिए, वहाँ न्यायालय उसे, जब वह उसी मामले में किसी पश्चातवर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, जमानत पर छोड़ने से डिनाई कर सकता है और ऐसी किसी इनकारी का ऐसे जमानत पत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से धारा 446 के अधीन उसके साक्ष्य देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब समझिए कि अगर अभियुक्त हैं, जमानत दी गई, मान लीजिए 2 गारंटर या जमानतदार थे जो 1-1 लाख का गारंटर बने थे, अभियुक्त फरार हो गया, न्यायालय में आया नहीं, जमानत की शर्त का उल्लंघन किया, न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, पुलिस गिरफ्तार करके लाई, जमानत कैंसिल, और कैंसिल करके कहाँ भेजा गया अभियुक्त को, जेल। पहला नियम आया कि अब अभियुक्त साधिकार जमानत की मांग कर सकता है कि नहीं, नहीं। दूसरा, कैंसिल कौन कर सकता है, पुलिस नहीं की है, कौन, न्यायालय। तीसरा, जमानत की शर्तों का वायलेशन करना अब किस सेक्शन के तहत दंडनीय है, तो आईपीसी 229A के तहत। तीसरा जो समझना है, जो गारंटर थे, जो जिम्मेदारी लिए थे, 1 लाख रुपया दिए थे जिम्मेदारी लेकर कि अगर मैं इस अभियुक्त को हाजिर नहीं करा पाऊंगा तो ये 1 लाख रुपया हमारा न्यायालय क्या कर लेगा, जब्त। ये गारंटी ली जाती है। तो अब प्रतिभुओं से अगर कागज पत्तर वाहन घर का दिए हैं तो 1 लाख रुपया क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा, क्योंकि गारंटर बने थे और अभियुक्त क्या हो गया था, फरार। तो 1-1 लाख वसूलने की न्यायालय की शक्ति पर क्या कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा, नहीं। अब आइए 436 से अगली धारा देखा जाए। 436 से एचजेएस में आपका पूछा गया था पिछली बार भी, और चांस है आने का। पहले इसको रुदल, देखिए कहाँ से आप उठाएंगे, इसको थोड़ा पढ़ते समय सतर्क रहना है। सतर्क आपका ये रहना है कि इसको जब भी उठाइएगा तो एक तो रुदल शाह के केस को आधार बनाइएगा। अभी हम बता रहे हैं कि रुदल शाह का 2-3 मिनट। दूसरा, आप आईपीसी की धारा 57 एक बार जरूर गौर करिएगा। पहला केस हम कहाँ से उठाएंगे, रुदल शाह का। दूसरा एंगल कहाँ से उठाएंगे, आईपीसी का 57 से उठाएंगे, अभी हम बताएंगे उसको। और तीसरा आपका 436 है, 436A आपका या क ये कब जोड़ी गई, तो 2005 में, और 23/6/2006 से लागू है, 23 जून 2006 से इनफोर्स की गई। पूछ सकता है। पहले रुदल शाह का केस देखा जाए, तब और देखा जाए। रुदल शाह के बाद, हाँ एक और धारा जोड़नी है भाई, उसको जोड़ ले, 167। वो तो भूल ही गए आदमी, जो उसी पर आगे बढ़ेगा मामला, यानी कि जो सेक्शन 167 है रिमांड, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। और तब कौन सी धारा लास्ट में अप्लाई की जाएगी, 436A। तो देखिए कॉन्सेप्ट जब भी बनाइएगा तो आप रुदल शाह के केस से बनाइएगा। रुदल शाह बनाम बिहार राज्य के वाद में ये देखा गया कि अभियुक्तों ने छोटे अपराध किए थे, जितना अधिकतम सजा हो सकती थी बिना जमानत के, वह जेल में सड़ रहे थे और कोई पूछने वाला नहीं था। वैसे भी मैं बता दूं, आपका बहुत कम लोग ही गरीब लड़कों को भी पढ़ाते हैं, नहीं तो ज़्यादा लोग जाइए तो पहले पूरी फीस जमा करिए
और तब आपकी क्या होगी एंट्री। जाकर न विश्वास हो तो अन्य कोचिंगों में जाइए, पहले पूरा फीस या आधा फीस क्या करेंगे तुरंत जमा करवाएंगे और तब आपको एंट्री देंगे और बोलने की आज़ादी। पेन भी गिर जाए तो कोचिंग से कहाँ चले जाओ बाहर। प्यास भी लग जाए बीच में तो टीचर कहता है कि हम 1 घंटा से बोल रहे हैं लगातार, हमें प्यास नहीं लग रही है और तुम इतने बड़े हो गए कि प्यास लग गई, निकम्मे कहेंगे भागो जल्दी। ऐसे। और आपका एक जगह तो ऐसा हुआ कि 500 रुपया लड़के का बकाया था, सरेआम क्लास में खड़ा करके टीचर ने बेइज्जती कर दी कि भाग जाओ, 500 रुपया कल ड्यू डेट था, आज तक दिए नहीं, क्यों नहीं दिए। मात्र 500 के लिए सार्वजनिक रूप से आपका बेइज्जती कर दी गई। अब सार्वजनिक रूप से किसी लड़के को यहाँ बेइज्जती कर दी जाए तो क्या वह दूसरे दिन मुंह दिखाने आएगा? कभी नहीं आएगा, अगर उसमें आपका थोड़ा शर्म बची होगी तो। अब शर्म घोर कर पी ले उसकी बातें अलग है। घोर कर पी ले मतलब उस पर कोई असर नहीं, यानी कि चिकना घड़ा हो जाए तो उस पर कोई असर कानून का और समाज का नहीं पड़ता। तो फिर आगे बहक हुई है रुदल शाह के केस में। भाई सलमान खान पकड़ लिए जाए, आपका सोनिया गांधी अगर पकड़ लिया जाए, राउत जी पकड़ लिए जाएं, तो हजारों वकील पीछे क्या होंगे, लग जाएंगे कि हम आगे बढ़ जाएं, हम बढ़ जाएं। तो बड़े लोगों के लिए तो भाई सैकड़ों वकील, और जो बेचारा एक गरीब हैं जो रिक्शा चालक हैं, किसी जुर्म में पकड़ा गया और उसके लिए कोई वकील ही नहीं मिलता था। वकील न मिलने के कारण मान लीजिए घर से बाहर चोरी किया, 3 साल की अधिकतम सजा हो सकती थी, न जमानतदार उसे मिल रहा है न वकील, और 5 साल से बिना जमानत के अंडर ट्रायल, अभी सजा भी नहीं हुई, क्या कर रहा है, भुगत रहा है। तो रुदल शाह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपका 2-3 बातें बताई। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशनल डैम कंपनसेशन, यानी कि अगर राज्य के प्राधिकारियों द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया है, लोगों की स्वतंत्रता बाधित की गई है, तो राज्य जिम्मेदार होगा। तो सर्वप्रथम संविधान का उल्लंघन, मूल अधिकार का उल्लंघन करने पर मुआवजे दिलवाया गया राज्य से पीड़ितों को किस केस में, रुदल शाह। और एक कमेटी हुआ कि बनाया जाए और जो ऐसे व्यक्ति हैं सबको तत्काल न्यायालय क्या दे, जमानत दे, रिहा किया जाए। तमाम आए। इसके बाद आपका 2005 में जब सीआरपीसी में संशोधन होने लगा, तो अब ये होने लगा कि कोई ऐसा नियम बनाया जाए जहां की जमानत दी जा सके। तो 436 में पहला नियम है कि अगर किसी व्यक्ति ने आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध किया है तो 436 से आज भी एक अपराध में अप्लाई नहीं होगी। कौन सा? मृत्युदंड। यानी कि किस में अप्लाई होगी? आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराधों में। लेकिन किस में अप्लाई नहीं होगी? मृत्यु दंड। अगर किसी व्यक्ति ने, फिर एक बार समझिए, आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध किया है और उस कारावास का या आजीवन कारावास का आधा से अधिक समय बिना जमानत के अंडर ट्रायल जेल में व्यतीत कर चुका है। कितना समय? आधा या उससे अधिक। तो अब उसे जमानत दे दी जाएगी, यानी कि आपका बेल दे दिया जाएगा। मान लीजिए किसी कारण से अभी भी जमानत नहीं मिली, तो कानून ये कहता है कि उस मामले में जो अधिकतम सजा हो सकती है उससे अधिक दिनों तक बिना जमानत के वह किसी भी हाल में नहीं जेल में रखा जाए। तो सामान्य नियम कब जमानत दे दी जाएगी? जब आधा
समय व्यतीत कहाँ कर चुका है बिना जमानत के जेल में, और हर हाल में कब छोड़ा जाएगा, जितना उस अपराध के लिए दंड था माने कारावास का, उतना बिना जमानत के ही वो क्या हो चुका है, आपका जेल में रखा जा चुका है। अब तुरंत 57 आईपीसी की इसलिए जोड़नी है कि आजीवन कारावास का आधा निकालना है, तो आईपीसी की धारा 57 पर गौर करना है कि जब आजीवन कारावास की गणना दंड भिन्नों में करनी हो, आधा निकालना है, तिहाई निकालना हो, चौथाई निकालना हो, तो आजीवन कारावास को कितने वर्षों के तुल्य या समान माना जाएगा, 20 ईयर्स, यानी कि कितने वर्ष के समान, हमेशा नहीं, कब, जबकि दंड भिन्नों की क्या करनी है, तो 436 ए में आजीवन कारावास का आधा समय व्यतीत कर चुका है, तो कितना समय बिना जमानत के रह चुका है, 10 साल। कितना समय भाई, 20 साल का आधा कितना हुआ, 10 साल। अब इसी नियम को अब मुजराई पर आ जाइए। 428 भी हल्का सा देखना है कि अगर बाद में उसे सजा मिलती है तो जितना वह बिना जमानत के जेल में रहा है, सजा में से उतना मात्रा क्या किया जाएगा, कम। वैसे मैं बता चुका हूँ, मुजराई सामान्य या सेटअप 428 और प्ली बार्गेनिंग में मुजराई भी होगी 265 आई। ये ना कोई कहे कि नहीं बताऊं, मैं डिटेल में बताऊं सेटअप। अब आइए आपका बेयर एक्ट देखा जाए, लेकिन 3-4 जगह से जोड़कर जरूर पढ़िएगा, आपका पूछा गया है। देखिए आपका 436 ए बेयर एक्ट देखिए, अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। तो जहां कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन किसी अपराध के, जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान हो, यानी कि 436 से किस मामले में लागू नहीं होगी, मृत्युदंड। मृत्युदंड में ये नियम लागू होगा कि नहीं, 436 से वाला नहीं होगा। तो क्वेश्चन नया आ सकता है कि 436 से लागू आपका नहीं होगी, दे देगा मृत्युदंड के मामले में, दूसरा आजीवन कारावास के मामले में, तीसरा कारावास, और चौथा उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी नहीं मारना है। किस अपराध में ये धारा अप्लाई नहीं करेगी, तो मृत्युदंड। हो सकता है नया मॉडल ये बना दे। अगला देखिए, इस संहिता के अधीन अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान, यानी कि उसके मामले में अभी फैसला आया है कि नहीं, तो फैसला नहीं आया है के दौरान, अगला शब्द देखिए, विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह प्रतिभुओं सहित, यानी कि जमानतदार के साथ, या रहित, यानी कि बिना जमानतदार के, बंद पत्र पर न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उस अपराध के लिए जो कारावास था अधिकतम, उसका कितने से अधिक दिनों तक जेल में रह चुका हो, आधे से अधिक। परंतु न्यायालय लोक अभियोजक को सुनवाई के पश्चात और उन कारणों से जो उस द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे व्यक्ति के उक्त आधी अवधि से दीर्घतम अवधि के लिए निरोध जारी रखने का आदेश दे सकता है, या व्यक्तिगत बंद पत्र के बजाय प्रतिभुओं सहित या रहित जमानत पर छोड़ देगा। यानी कि न्यायालय चाहे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनेगा, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बातों से सहमत है तो आधे से भी अधिक समय तक बिना जमानत के क्या कर सकता है, रख सकता है या छोड़ दे, चाहे प्रतिभु लेकर या बिना प्रतिभु के, भाई रख सकता है न्यायालय। लेकिन परंतु का ये अगला, परंतु यह और कि कोई भी ऐसा व्यक्ति
अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि की गणना करने में नहीं। देखिए फिर एक बार, परंतु यह और कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी भी दशा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यानी कि जो अधिकतम सजा उस मामले में हो सकती है आपका, उसके बाद नहीं रखा जाएगा। एक उदाहरण देखा जाए भाई, आपका सटीक उदाहरण देखा जाए। हाँ, जो अवधि आपका व्यतीत किया है वह मुजरा भी होगी। स्पष्टीकरण लिखता है कि उसमें क्या होगी बाद में। एक उदाहरण कोई उठाया जाए, घर में चोरी का मामला हम उठाते हैं। सबसे इसी उदाहरण पर भाई पूरा आप समझ लीजिए, माने एक ही उदाहरण पर 436 ए एक अभियुक्त है, वह घर में चोरी करता है। तो आपका मकान या आवास में चोरी जिसमें या तो मानव रहता है या संपत्ति की अभिरक्षा है, लावारिस मकान है तब नहीं, परित्यक्त है तब नहीं, मानव नहीं रहता ऐसे मकान है तो घर से बाहर ही चोरी मानी जाएगी। यानी कि उस घर में या तो मानव के लिए हो या किसके लिए, सामान। सतर्क रहे तब घर में चोरी। तो घर में चोरी के लिए प्रावधान किस धारा में, 380। अधिकतम सजा बता दीजिए, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ये एक व्यक्ति है, घर में चोरी किया, पुलिस ने पकड़ा, 167 सीआरपीसी के तहत पुलिस ने मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया। मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिमांड न देकर 15 दिन के लिए कहाँ भेज दिया, न्यायिक अभिरक्षा, जेल। फिर 15-15 दिन तक जेल बढ़ रहा है भाई, कितने 15-15 दिन तक क्या बढ़ रहा है, जेल। अब पहला क्वेश्चन उठाइए, चूंकि घर में चोरी के मामले में सजा 7 साल है, तो पुलिस कितने दिनों में अन्वेषण पूरा पुलिस को कर लेना चाहिए, 60 दिन। कितने दिन, 60 दिन। अगर पुलिस 60 दिन में अन्वेषण पूरा नहीं कर पाती तो अभियुक्त जमानत का क्या हो जाएगा, हकदार। इसको डिफॉल्ट बेल कहते हैं। पूछा जाता है व्यतिक्रम के कारण जमानत या डिफॉल्ट बेल। चूक के इंटरव्यू में भी बिहार में पूछा गया था कई लोगों से। अगला देखिए नियम, मान लीजिए पुलिस ने 60 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल कर दिया, फिर जमानत रुक गई, 15-15 दिन के लिए एक बार में न्यायिक अभिरक्षा भेजी जाती है। अब ये कितने दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाएगा, तो 436 ये कहती है कि अगर 3.5 साल से अधिक का समय, यानी कि उस अपराध के लिए जो अधिकतम समय था उससे आधे से क्या अधिक, अगर वह बिना जमानत के जेल में रहा है तो सामान्यतः उसे अब जमानत दे दी जाएगी। तो 7 साल का आधा से अधिक यानी कि 3.5 साल। लेकिन 3.5 साल के बाद भी रखा जा सकता है, लेकिन किसकी सुनवाई करके, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक। लेकिन किसी भी हाल में जो उस अपराध के लिए अधिकतम सजा हो सकती है तो कितना हो सकती है, 7 साल। तो क्या 7 साल से अधिक किसी भी हाल में रखा जाएगा कि नहीं। ये सेकंड परंतु था कि जो अधिकतम उस अपराध के लिए क्या हो सकता है, सजा हो सकती है कानूनन, उससे अधिक किसी भी हाल में रखा। यानी कि इस उदाहरण में अगर 7 साल बिना जमानत के जेल में रह गया तो उसे अब हर हाल में क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। या किस केस के बाद नियम आया, रुदल साहब। फिर एक बार नियम बनाइए अगला, मुजराई भी करवा दीजिएगा इसी में। मान लीजिए कि 3.5 साल जेल में रहा, घर में चोरी किया था, और फिर आपका घर में चोरी के लिए जो सजा दी गई लास्ट में निर्णय आया 4 साल। तो
पहले ही 3.5 साल उसी अपराध में वो बिना जमानत के क्या रहा है, जेल, तो 4 साल में से 3.5 साल मुजराई होगा कि नहीं होगा। और निर्णय के बाद अब कितने दिन तक जेल में रहेगा, 6 माह। अब दूसरा नियम बनाइए। मान लीजिए कि 3.5 साल जेल में रहा, न्यायालय ने सजा दी 2 साल, अधिकतम दे सकता था न्यायालय 7 साल, लेकिन सजा कितनी दी, केवल 2 साल। तो आप कहेंगे कि भाई 1.5 साल तो अधिक रह गया है। अब एक तो पहला नियम, एक दिन भी अब जेल नहीं रहेगा, और मुजराई होगी तो 2 साल मुजराई, वो तो अधिक ही रह गया है 1.5 साल। कई लोग कहते हैं कि इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। भाई कुछ नहीं होगा, किसी को मुआवजा अवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 साल तक की सजा तो पा ही सकता था। तो अगर 7 साल से, अब हाँ यहाँ महत्वपूर्ण है कि जो अधिकतम अवधि 7 साल तक की हो सकती है, अगर बिना जमानत के उसे 8 साल रख दिया जाता, 7.5 साल, तब वह सरकार से इसके लिए मुआवजे की क्या कर सकता था, मांग। ये तो राज्य का कर्तव्य है कि भाई न्यायालय में इसी के लिए फ्री वक्त आपका विधिक सेवा प्राधिकरण बना है, राज्य विधिक सेवा, जिला विधिक सेवा, और इसमें से वकील दिए जाते हैं। न्यायालय का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि ऐसी कैदियों को क्या करे, छोड़े। अगर राज्य नहीं छोड़ता तो राज्य पर क्या लग सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा मुआवजा। और यही बात शुद्ध रूप से जो केस आया रुदल शाह में सेम बात थी कि 3 साल दंड था, 5 साल से सजा, जेल में है बिना जमानत के। तो भाई हुआ कि आप मुआवजा दीजिए, क्योंकि राज्य के अधिकारियों की गलती के कारण ही वह क्या है, जेल में अभी तक है, और अब तो छूट जाना चाहिए। इसीलिए धारा जोड़ी गई रुदल शाह के केस को मुख्य रूप से क्या करने के लिए, अप्लाई। इसके बाद आइए अजमानती अपराध देखा जाए। पहले परिभाषा देखिए 2-4 मिनट। अजमानती अपराध की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2A में दी गई है। अजमानती अपराध का मतलब गैर जमानती अपराध। अजमानती अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऐसा अपराध जिसमें जमानत देना किसका विवेकाधिकार है, न्यायालय का। अजमानती अपराध में जमानत गिरफ्तारी के पहले भी पाई जा सकती है, गिरफ्तारी के बाद भी पाई जा सकती है। पंखा बंद करिए थोड़ा सा, 2-4 मिनट और चला जाए। देखिए ई लिखा होगा ऊपर 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 ऊपर, देखिए कहीं ई लिखा है, नीचे वो नहीं भाई, एप देखिए, हाँ बस बंद करिए, 2-4 मिनट और देखिए। ऑन करिए तो देखिए तो लाइट सही हुआ कि नहीं। एनसीबी ऑन करिए भाई, वही पोजीशन बंद करिए, नहीं तो पूरा सिस्टम में उठ जाएगा, पता लगा कि 4 दिन बनाने में लगेगा। हाँ भाई पूरा सिस्टम इतना कई हजार खर्चा हो जाएगा, यानी कि कंगाली में ज्यादा आटा गीला हो जाएगा। हाँ, वैसे बारिश हो ही रही है, देख ही रहे हैं, आटा गीला हो जाता है इस समय। तो आपका क्या करते हैं लोग, गोला बनाकर आग में फेंक देंगे, और पक्का क्या करेंगे, बिना लाइट के खा लेंगे, भले सुबह तबीयत खराब हो जाए। तो फिर एक बार देखिए, आपका भूमिका जरूर बांध दिया जाए, एक दिन और एक लेक्चर, क्योंकि 2 लेक्चर कम से कम जमानत में लगते हैं। बहुत तेज पढ़ाया जाता है, तब भी स्पीड में ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये भी है कि बातों को छोड़ा भी न जाए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अजमानती अपराध एक गंभीर अपराध होता है। इस अपराध में जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है, चाहे तो न्यायालय जमानत दे और चाहे तो जमानत देने से इनकार कर दे। दूसरा नियम आइए, अजमानती अपराध में जमानत गिरफ्तारी के पहले भी मांगी जा सकती है और गिरफ्तारी के बाद भी। यानी कि आपका गिरफ्तारी के पहले मांगेंगे
तो सेक्शन याद रखिए 438, एंट्री से पेट्री बेल, अग्रिम जमानत, प्रत्याशित जमानत, गिरफ्तारी के पूर्व जमानत 438 यानी कि 438, और गिरफ्तारी के बाद मांगेंगे तो 2 सेक्शन काम करेगा अजमानती में, और 437 और 439। उत्तराखंड में जो बना था 437 के तहत जमानत देने का अधिकार अजमानती अपराध में थाने के बाहर साधक अधिकारी को भी है और मजिस्ट्रेट को। न्यायालय न मार दीजिएगा। 437 में अजमानती अपराध में नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कौन दे सकता है? तो थाने का बाहर साधक अधिकारी भी। और कौन 437 में बैठा है? मजिस्ट्रेट। न्यायाधीश न मारिएगा भाई, कौन है? मजिस्ट्रेट। 439 में सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय की जमानत देने या जमानत को कैंसिल करने की स्पेशल पावर है। तो क्वेश्चन ये बना था कि सत्र न्यायालय का विशेष शक्ति जमानत देने की धारा में दी गई है 439, जमानत निरस्त करने की शक्ति 439, हाई कोर्ट की शक्ति 439, और हाई कोर्ट जमानत निरस्त करता है 439। तो 439 में किसका स्पेशल पावर दिया गया है? 2 न्यायालयों को, याद रखिए कौन कौन? एक हाई कोर्ट और दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन। भाई जरूर याद रखिए, उत्तराखंड विशेष शब्द लगा दिया था। आपका न्यायाधीश आ जाए और अजमानती आ जाए, गिरफ्तारी के बाद आ जाए तो 439। अगर मजिस्ट्रेट आए, पुलिस अधिकारी दे दे और गिरफ्तारी के बाद जमानत तो 437, गिरफ्तारी के पहले जमानत पूछे तो 438। यही आपका बताना है कौन दे सकता है। गिरफ्तारी के पहले जमानत 2 न्यायालय दे सकते हैं, एक कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय और दूसरा आपका उच्च न्यायालय। तो 438 के तहत अग्रिम जमानत, एंट्री से पेट्री बेल कौन दे सकता है पूछ लिया जाए तो 2 कोर्ट। कौन कौन? कोर्ट ऑफ सेशन और कौन? आपका हाई कोर्ट। अब अगला क्वेश्चन आपका सुप्रीम कोर्ट तक बना है इंटरव्यू में। सुप्रीम कोर्ट किस सेक्शन के तहत जमानत देता है? तो एक लाइन याद रखिए, अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट जमानत मंजूर करने के नियम बनाता है और उन्हीं नियमों के तहत जमानत देता है या जमानत क्या करता है? कैंसिल। आर्टिकल 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या बनाता है? रूल। स्पष्ट जाकर आप देखिएगा, जमानत मंजूर करने के नियम बनाता है। उसमें चार्ट दिया गया है, लिस्ट दी गई है, उसी में लिखा है जमानत मंजूर करने के नियम अन्यों के अलावा कौन बनाता है? सुप्रीम कोर्ट। और उन्हीं नियमों के तहत वह क्या देता है? जमानत। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए आपका सीआरपीसी ना अप्लाई करिएगा। कौन अप्लाई करेंगे? संविधान। हाई कोर्ट का तक के लिए कहाँ है? सीआरपीसी। और कल क्लास चला जाएगा भाई आपका। हाँ, गर्मी के बावजूद भी आप लोग पढ़ते